क्या आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में आज तक सिर्फ 5 देशों के पास स्थायी सदस्यता है? क्या ये व्यवस्था 1945 की दुनिया के हिसाब से बनी थी और आज के दौर में बदलनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को यूएन की इस टॉप टेबल में जगह कब मिली? इन सवालों ने दशकों से अंतर्राष्ट्रीय बहस को गर्म रखा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी में 1945 से लेकर 2025 तक क्या क्या हुआ, कौन से तर्क वितर्क चले, किन देशों ने समर्थन किया और किसने विरोध किया और क्यों किया। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, इसकी संरचना कैसी है और भारत को आखिर इसमें स्थायी सीट क्यों चाहिए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कक्ष, न्यूयॉर्क, यही वह कमरा है जहां वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वर्तमान में 15 सदस्यों से मिलकर बना है। 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, और 10 अस्थायी सदस्य जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर 2-2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि ये किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक सकते हैं। ये विशेष अधिकार 1945 से इन देशों के पास है और इसी के चलते सिक्योरिटी काउंसिल को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के विजेताओं का क्लब माना जाता है। केवल एक बार 1965 में सुरक्षा परिषद का विस्तार हुआ था, जब कुल सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। 4 अतिरिक्त अस्थायी सीटें जोड़ी गईं, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या तब भी 5 ही रही। स्थायी सदस्यों की इस विशेष स्थिति के चलते किसी भी सुधार की राह आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार सुरक्षा परिषद में किसी परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन और साथ ही सभी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यानी एक भी स्थायी सदस्य बदलाव के खिलाफ हो तो सुधार रुक सकता है। तो सवाल उठता है कि भारत जैसी उभरती ताकत को स्थायी सदस्य बनाने की मुहिम में क्या क्या अड़चनें आई हैं, अब तक दुनिया ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, तब भारत उस समय का ब्रिटिश भारत संस्थापक सदस्यों में शामिल था। लेकिन सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटें तब केवल उन 5 महाशक्तियों को मिली जिन्हें विश्व युद्ध में जीत मिली थी, बाकी देशों को नहीं। 1960-70 के दशक में दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, कोल्ड वॉर के दौरान, और इस दौरान परिषद में विस्तार या सुधार की चर्चा ठंडी पड़ गई। केवल 1965 का गैर स्थायी विस्तार छोड़ दें तो स्थायी सदस्य अरेंजमेंट जस का तस रहा। लेकिन कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद परिस्थितियां बदलने लगी, सुधार की मांग और G4 का उदय हुआ। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन और कोल्ड वॉर की समाप्ति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मोड़ लाया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर लगभग 190 हो चुकी थी, लेकिन सुरक्षा परिषद के ताकत के केंद्र वही 5 देश थे। अब सवाल उठने लगा, क्या 21वीं सदी में 1945 की संरचना पर्याप्त है? भारत ने औपचारिक रूप से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठानी शुरू की। 1992 में ही भारत ने यूएन महासभा में कहा कि परिषद की संरचना बदली जानी चाहिए, जिससे कि वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाया जा सके। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने दूसरे बड़े समर्थक देशों के साथ गठजोड़ किया। ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत ने मिलकर एक समूह बनाया जिसे G4 कहते हैं। ये चारों देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावेदार हैं और एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। G4 देशों का तर्क है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल चुका है। जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, योगदान और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर इन देशों को अब स्थायी सीट की कुर्सी मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए भारत दुनिया की लगभग 5वीं आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का सबसे बड़ा योगदान करता है। ऐसे में भारत खुद को एक प्राकृतिक दावेदार के रूप में प्रस्तुत करता है। 2005 में सुरक्षा परिषद सुधार की कोशिश अपने चरम पर पहुंची। उस साल संयुक्त राष्ट्र की 60वीं वर्षगांठ पर तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने सुधार को एजेंडा में रखा। G4 देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव महासभा में पेश किया। इस G4 प्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़कर 25 की जाए, जिसमें 6 नए स्थायी सदस्य भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील और अफ्रीका से 2 देश जोड़े जाएं और 4 गैर स्थायी सीटें भी बढ़ाई हैं। प्रस्ताव में नए स्थायी सदस्यों को शुरुआत में वीटो न देने पर भी सहमति थी, जिससे कि वर्तमान P5 को कम से कम प्रारंभिक चरण में आपत्ति न हो। सवाल उठता है, फिर यह प्रस्ताव पारित क्यों नहीं हो पाया? दरअसल इस मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। पाकिस्तान, इटली, मैक्सिको, इजिप्ट समेत करीब दर्जन भर देशों ने यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस अर्थात कॉफी क्लब नाम का एक समूह बनाया, जो G4 के प्रस्ताव का विरोध करता है। ये देश अपने अपने देश में G4 देशों के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं। जैसे पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सीट मिले, इटली, स्पेन नहीं चाहते कि जर्मनी को सीट मिले और दक्षिण कोरिया जापान का विरोध करता है।
अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील का विरोध करते हैं। इन देशों का तर्क था कि नए स्थायी सदस्य जोड़ने से कुछ चुनिंदा देशों को विशेष अधिकार मिलेगा, जो कि अनुचित है। बल्कि वे कहते हैं कि गैर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुधारें, न कि नए वीटो पावर वालों को जोड़कर एक और अनिश्चित शक्ति समूह बना दें। 2005 की महासभा बहस में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने G4 पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि सुधार प्रक्रिया को कुछ देशों ने हाईजैक कर लिया है और वे अपने स्वार्थ को कमजोर देशों की भलाई बताकर पेश कर रहे हैं। इतने विरोध और विभाजित राय के चलते G4 प्रस्ताव पर आवश्यक 2/3 समर्थन नहीं जुट सका और वोट कराने से पहले ही ये पहल ठंडे बस्ते में चली गई। स्पष्ट था कि बिना व्यापक सहमति के सुरक्षा परिषद में बदलाव लाना बेहद मुश्किल काम है। इतने गतिरोध के बावजूद समय के साथ भारत की दावेदारी को कई बड़ी शक्तियों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। रूस तो शुरुआत से ही भारत के पक्ष में रहा है। 2000 के दशक से रूस खुलेआम कहता आया है कि भारत एक स्थायी सीट का हकदार है। हाल ही में 2023 में मास्को में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के संयुक्त बयान में भी रूस ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना दृढ़ समर्थन दोहराया। फ्रांस और ब्रिटेन भी लंबे समय से यूएनएससी विस्तार और भारत की उम्मीदवारी के समर्थक हैं। सितंबर 2023 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए और जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील समेत अफ्रीका के 2 देशों को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी 2023 में कहा कि यूके भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील और अफ्रीका देशों के लिए स्थायी सीटों का समर्थन करता है। अमेरिका का रुख शुरुआत में थोड़ा सावधानी का रहा, लेकिन समय के साथ अमेरिका ने भी संकेत दिए कि वह परिषद के विस्तार के पक्ष में है। विशेषकर राष्ट्रपति बराक ओबामा के वक्त से ये बातें खुलकर सामने आने लगी। 2010 में भारत दौरे पर जब ओबामा आए तो उन्होंने भारत की संसद में घोषणा की कि मैं उन वर्षों की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब एक सुधारित सुरक्षा परिषद में भारत एक स्थायी सदस्य होगा। यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत थी। हालांकि साथ ही ओबामा ने यह भी कहा कि सुधार में वक्त लगेगा। इसके बाद 2021-22 में भारत जब सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना तब फिर से यह मुद्दा चर्चा में रहा। 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र के महासभा में ऐलान किया कि अमेरिका सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए तैयार है, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश इनको स्थायी सीटें मिलें और साथ में वे देश जिन्हें अमेरिका लंबे समय से समर्थन करता आया है, यानी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, इनको भी शामिल किया जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी दोहराया कि अमेरिका ने भारत, जर्मनी, जापान की स्थायी सदस्यता का वर्षों से समर्थन किया है, लेकिन चीन इन सब में एकमात्र ऐसी महाशक्ति है जिसने अब तक भारत या किसी भी G4 देश के लिए स्थायी सीट का खुलकर समर्थन नहीं किया। 5 स्थायी सदस्यों में केवल चीन ने भारत की दावेदारी को कैटेगरिकली समर्थन नहीं दिया। क्यों? विश्लेषकों के अनुसार चीन नहीं चाहता कि एशिया में उसके अलावा कोई और स्थायी ताकत उभरे, खासकर भारत, जिसका क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में वह प्रतिस्पर्धी है। चीन के पास पहले से ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट है, जो उसे एक विशेष प्रतिष्ठा देती है। वो ये प्रभाव भारत या जापान के साथ साझा करने से हिचकता है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, ये भी बीजिंग के मन में संदेह बनाए हुए है। दिलचस्प बात यह है कि खबरों के मुताबिक चीन ने अनौपचारिक रूप से संकेत दिया था कि वह भारत की सदस्यता पर विचार कर सकता है यदि भारत जापान की दावेदारी से खुद को अलग कर ले। लेकिन भारत ने साफ किया कि वह G4 की एकजुटता तोड़कर ऐसी कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। ये घटनाक्रम दिखाते हैं कि चीन इस मुद्दे पर कैसे भारत जापान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति अपनाता है और क्यों परिषद विस्तार पर सर्वसम्मति बनना और भी कठिन हो जाता है। हाल के साल 2015-2025 प्रगति और चुनौतियां। 2015 में भी संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ पर फिर सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। विश्व के कई नेता मंच से भारत समेत अन्य उभरते देशों के लिए आवाज उठाने लगे। 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा में दुख जताते हुए पूछा कि आज भारत के लोग चिंतित हैं कि यह सुधार प्रक्रिया कभी अपने मुकाम तक पहुंचेगी भी या नहीं। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र की निर्णय लेने वाली संरचनाओं से बाहर रखा जाएगा? यह प्रश्न भारत के 1.4 अरब लोगों की भावना को प्रदर्शित करता था और विश्व समुदाय का ध्यान खींचता है कि यूएन जैसी संस्था में सुधार समय की मांग है। 2021-22 में भारत ने अपना 8वां अस्थायी सदस्य कार्यकाल पूरा किया और उस दौरान भी भारत ने परिषद में कार्यशैली सुधार, बहुपक्षवाद को बढ़ावा, शांति अभियानों में सुधार जैसे मुद्दे उठाए। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सुरक्षा परिषद में कई गतिरोध देखे गए, जहां रूस के वीटो ने बड़े निर्णय रोके। इससे वैश्विक स्तर पर सुरक्षा परिषद की संरचना पर फिर से सवाल उठने लगे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकी संघ सभी ने महसूस किया कि वर्तमान व्यवस्था 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में अक्षम दिख रही है। परिणाम स्वरूप 2022-23 में
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों, विशेषकर अफ्रीकी देशों और G4 इनको शामिल करने की वकालत तेज कर दी। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस IGN प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन अभी तक ये वार्ताएं औपचारिक मसौदे तक नहीं पहुंच पाई हैं। 2023 में महासभा सत्र के दौरान कई देशों के नेताओं ने UNSC में तेजी से सुधार लाने की मांग दोहराई। खासकर अफ्रीकी प्रतिनिधित्व के लिए 2 स्थायी सीटें देने की बात प्रमुखता से आई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत, सबसे बड़े लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील, तकनीकी और आर्थिक शक्ति जापान और जर्मनी, इन सबको मिलाकर सुधार के पक्ष में आवाज तो बुलंद है, लेकिन विरोधी गुट भी अपने रुख पर कायम है। तो 2025 तक तस्वीर क्या है? सुधार की कोशिशें जारी हैं, समर्थन बढ़ा है, मगर सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर भारत अब भी प्रतीक्षारत है। अधिकांश स्थायी सदस्यों ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। विकासशील देशों का व्यापक समर्थन भारत को प्राप्त है, लेकिन जब तक सभी बड़े खिलाड़ी सहमत नहीं होते तो संयुक्त राष्ट्र में ये ऐतिहासिक परिवर्तन अटका हुआ है। भारत और G4 देशों की रणनीति अब भी निरंतर कूटनीति और वैश्विक राय निर्मित करने की है। सवाल ये नहीं कि भारत स्थायी सीट का हकदार है या नहीं, सवाल ये है कि ये कब होगा और कैसे होगा। क्या वर्तमान वैश्विक शक्तियां अपने विशेष अधिकार छोड़कर संयुक्त राष्ट्र को वाकई अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाएंगी, या फिर सुधार की गाड़ी यूं ही खिंचती चली जाएगी? आपके हिसाब से क्या आने वाले 5-10 साल में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल पाएगी? क्या चीन और अन्य विरोधी अपना रुख बदलेंगे, या भारत को किसी बड़े समझौते के जरिए आगे बढ़ना पड़ेगा? कमेंट में हमें बताइए कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। दुनिया बदल रही है, क्या संयुक्त राष्ट्र भी बदलेगा? देखते रहिए इस कहानी का अंजाम आने वाले वक्त के गर्भ में।